बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दरभंगा में मामा भांजी के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। 5वीं क्लास की एक छात्रा की मां ने ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में अपने भाई का मोबाइल नंबर दे दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि रिश्ते की आड़ में उसका भाई अपनी ही भांजी की इज्जत को तार तार कर देगा। क्या है मामला, देखिए तफ्तीश में। मामा भांजी के रिश्ते को किया कलंकित, भांजी के साथ कुकर्म कर तस्वीर भी खींची, भांजी के स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में किया पोस्ट। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ किया केस। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस से कार्रवाई की मांग। समाज में यौन उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में पीड़िता अपने ही रिश्तेदारों की हवस की शिकार पाई जाती है। जी हां, ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है, जिसमें एक मामा ने अपनी ही भांजी की इज्जत को नीलाम कर दिया है। दरअसल 12 वर्षीय नाबालिग लड़की दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित होली रोजरी चर्च के परिसर में स्थित स्कूल में पढ़ती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी बच्चे अपने अपने घर गए हुए हैं। बच्चों का शिक्षा बाधित न हो, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन क्लास शुरू की और बच्चों का मोबाइल नंबर जोड़ा। इसी कड़ी में स्कूल द्वारा छात्रा की विधवा मां से भी मोबाइल नंबर मांगा गया, लेकिन एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होने के कारण छात्रा की मां ने पास में ही रहने वाले अपने भाई मोहम्मद तबरक का मोबाइल नंबर दे दिया। मुजफ्फरपुर से एक हमारे ही वहाँ के संस्था से जुड़ी हुई एक महिला है, विधवा है। उनकी 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ती है। लॉकडाउन के समय में वो लोग अपने घर गए थे, तो उनकी माँ के द्वारा हमारी शिक्षिकाओं को बोला गया कि उनका मोबाइल बहुत छोटा है, इसलिए उनके एक भाई हैं मोहम्मद तबरक, उनके मोबाइल को व्हाट्सएप से जोड़ करके उनकी बच्ची को पढ़ाया जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो रिश्ते की मर्यादा को कलंकित करने वाला वाकया हुआ। ऑनलाइन क्लास के लिए जब छात्रा अपने मामा के घर जाने लगी तो वो उसका नाजायज फायदा उठाने लगा। उस नाबालिग बच्ची के साथ मुंह काला तो किया ही, उसकी अश्लील तस्वीरें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने लगा। इस घटना के बाद लोगों ने तबरक को जलील करके मोहल्ले से भगा दिया। तो लड़की के मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया, एक बच्ची के जो 12 साल उसका उम्र है, और उसके साथ गलत किया, अश्लीलता की। और जब ये बात उसके परिवार के लोगों को मालूम चली, मोहम्मद तबरक की तीसरी पत्नी को मालूम चली, तब उसने इसका विरोध किया और ये घटना बहुत ही अलग रूप ले लिया। उसे लोगों ने बहुत ही जलील किया, गांव से निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने उसका मोबाइल नंबर ग्रुप से हटा दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। उसने स्कूल के अन्य छात्रों और अभिभावकों को अश्लील तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने तबरक का नंबर ब्लॉक कर दिया तो मोहम्मद तबरक ने स्कूल की शिक्षिका के पर्सनल नंबर पर अपनी भांजी के अश्लील वीडियो भेजना शुरू कर दिया और धमकी देने लगा कि मुझे उस लड़की से मिलाओ, नहीं तो इस अश्लील वीडियो को वायरल कर दूंगा। जब उसे ग्रुप से निकाला गया तो हमारे टीचर्स के पर्सनल नंबर पे वो मैसेज करके उल्टा सीधा फोटो, वीडियो और अश्लील वीडियो भेजना शुरू किया। शिक्षिकाओं को पर्सनल नंबर पे संदेश देने लगा कि अगर वो लोग इस बच्ची से मिलने में उसकी सहायता नहीं करेंगी तो ये इस अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा, ग्रुप पे डाल देगा, उसको जलील कर देगा, रुस्वा कर देगा। फिर क्या था, इस भेड़िए की बार बार खुली चुनौती देने की हिमाकत पर गुस्साए स्कूल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ दरभंगा टाउन थाने में मामला दर्ज कराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। यहाँ के टाउन थाना में हम लोगों ने इसकी सूचना दी। उस बच्ची से की माँ से भी हम लोगों ने बात किया। उस बच्ची की माँ का कहना था कि वो बहुत गरीब है, वह केस मुकदमा में नहीं पढ़ना चाहती है, नहीं करना चाहती है।
हम लोगों द्वारा समझाया गया कि ये बच्ची के इंसाफ का सवाल है, तो लगा कि अगर वो नहीं कर पा रही तो हम लोग शांत नहीं रह सकते हैं। वो मासूम बच्ची है और रिक्वेस्ट किया गया है कि पॉक्सो का मामला है, उसी के तहत इसमें कार्रवाई की जाए और जो व्यक्ति है, अपराधी है, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने भी शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। पूरे मामले में पुलिस के साइबर सेल को जांच के लिए लगाया गया है और आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, ये दावा किया गया। इस मामले में 2 दिन पहले हम लोग को सूचना मिली थी, तो मैंने निर्देश दिया था। कोतवाली थाना में इस मामले की FIR दर्ज हो गई है और इसमें मैंने अपने साइबर सेल को भी निर्देशित किया है कि इसमें जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान करें। उनकी पहचान काफ़ी हद तक हो गई है और थानाध्यक्ष को हमने निर्देश दे दिया है कि इसमें अविलंब गिरफ्तारी करें और STPO जो है इसमें जल्दी ही जांच करके अपनी रिपोर्ट समर्पित करें। आवेदन में क्या दिया गया, क्या है मामला पता चला? आवेदन में उन्होंने यही बताया है कि एक WhatsApp ग्रुप पे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी गई हैं, उसी हिसाब से FIR दर्ज हुई है। IT एक्ट की धाराएँ भी उसमें लगाई गई हैं और इसमें कार्रवाई तेजी से कंप्लीट करने के लिए मैंने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस भिड़िए को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए और सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि भविष्य में कोई भी रिश्तेदार रिश्ते की आड़ में ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें में आसमान पर है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। मधेपुरा में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सत्ताधारी दल JDU के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तफ्तीश में देखिए JDU नेता की हत्या से हड़कंप। मधेपुरा में JDU नेता की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। अपराधियों की शिकायत करने पर गई जान। पुलिस पर अपराधियों से सांठ-गांठ का आरोप। ग्रामीण में पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश। मधेपुरा के गुमरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपराधियों ने गुमरिया के JDU प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर गांव के ही चौक पर अशोक यादव को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि बीते बुधवार की देर रात अशोक यादव गांव के पास एक पान दुकान पर किसी के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में घायल अशोक यादव को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र की माने तो अशोक यादव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों का अशोक यादव विरोध करते थे। गांव के ही कुछ नए लड़के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिसकी शिकायत अशोक यादव ने पुलिस से की थी, जिससे नाराज होकर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। मृतक के पुत्र ने पुलिस पर अपराधियों से सांठ-गांठ करने का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र ने बताया कि जब भी अशोक यादव गांव में चल रही आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देते थे, तो पुलिस द्वारा इसकी जानकारी अपराधियों को दे दी जाती थी। गांव में कुछ जो कि दबंग टाइप के लड़के हैं, जो कि नए लड़के हैं, काफ़ी ज़्यादा हमेशा हथियार लेके चलते हैं और चौक चौराहा, हम लोग का घर जो है चौक के नज़दीक ही हमेशा रहता, तो इसका पापा हमेशा विरोध करते थे इस चीज़ का। और कई बार इसका थाने में भी एप्लीकेशन दिया गया। दबंगों का वहाँ पे चलता है, कोई भी नेता कोई चीज़ बोलने गया किसी के बारे में, जैसे हथियार लेके चलते हैं, तो वो सूचना उसके पास पहुँच जाती है। आप ही बताइए सर, अगर जिसका हथियार कोई अपराधी किस्म का आदमी है, उनका सूचना थाना में जाओ, थाना से फिर उसको सूचना ये मिल जाए कि फलाना आदमी के द्वारा आपको ये बोला गया आपके बारे में, तो क्या होगा उसका? यही होगा जो हुआ। JDU प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव की इलाके में काफी अच्छी छवि रही है। लोगों को जब घटना की जानकारी मिली तो अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उनके घर पर उमड़ पड़ी। राजनीतिक दलों के नेता समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।
और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। जेडीयू जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार को जहां हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया, वही मौके पर पहुंची आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने सरकार पर सवाल उठाया है। एक नौकरी, मुआवजा और ये क्रिमिनल की गिरफ्तारी, ये तीनों काम होगा। नौकरी में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार का जो उपयोग होगा, उस पर हम लोग तन्मयता से पूरी ताकत के साथ वहां तक बात को पहुंचाएंगे, इतना जरूर भरोसा रखिए। 1992 में संभवतः मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे और एक साधारण कार्यकर्ता शत्रुघ्न यादव की हत्या हुई थी। साधारण कार्यकर्ता, झंडा ढोने वाला, कोई किसी पद पर नहीं थे और उनके बेटा मनोज यादव को नौकरी उसी सरकार ने दी थी और वही मथाही मार करके लालू जी घोषणा किए थे कि उसको नौकरी देंगे। आज हमारे एक चिन्हित प्रखंड अध्यक्ष की हत्या होती है, सत्ता पार्टी के अध्यक्ष की हत्या होती है और दिन भर लगता है मुख्यमंत्री को उसको कम्युनिकेट करने में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डीएसपी वसी अहमद ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। इसमें पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा इस संदर्भ में काफी पूछताछ की गई है और संभावना है कि जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पुलिस छापामारी कर रही है। बहरहाल घटना के बाद मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों में पुलिस के प्रति गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। वारदात के काफी समय बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस अशोक यादव के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी घृणित घटना जमशेदपुर में सामने आई है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के टेल्को थीम पार्क में बदमाशों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बच्ची एक लड़के के साथ अपनी नानी के घर जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेर लिया और नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तफ्तीश में देखिए जमशेदपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जमशेदपुर में निर्भया कांड। टेल्को पार्क में नाबालिग से गैंगरेप। दोस्त के साथ नानी के घर जा रही थी बच्ची। रास्ते में बदमाशों ने बच्ची को उठाया। गैंगरेप में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी घृणित दुष्कर्म की घटना जमशेदपुर में सामने आई है। बिरसा नगर थाना इलाके में दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग अपने एक दोस्त के साथ घर से यह कहकर निकली थी कि वो नानी के घर जा रही है। नानी के घर जाने के दौरान टेल्को के थीम पार्क के पास कुछ लड़कों ने लड़की को घेर लिया और उसके दोस्त को भगाकर उसे जंगल ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग जब नानी के घर नहीं पहुंची और ना ही अपने घर पहुंची तो घर वालों को शक हुआ। लड़की के पिता ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में परिवार के लोगों ने बिरसा नगर थाने में नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 3 बजे वो अपना नानी घर के लिए निकली है। वहाँ शाम तक नहीं पहुँची। शाम तक नहीं पहुँचने पर रात में फ़ोन आया कि नहीं आप भेजे हैं क्या। उनका मौसा मामी ने फ़ोन किए थे तो बोला कि नहीं हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो बोले भेजे हैं। तो कल रात में पूरा खोजबीन किए। खोजबीन करने के बाद फिर आज थाना में फेर किए। थाना में फेर करने के बाद मिली, फिर पता चला कि गैंगरेप हुआ है। नाबालिग को खोजने के लिए बिरसा नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। जिस लड़के के साथ नाबालिग अपनी नानी के घर जाने के लिए निकली, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर टेल्को के थीम पार्क में छापे की कार्रवाई की। छापे के दौरान गोविंदपुर के खैरबनी स्थित एक रेलवे फाटक के पास पुलिस ने लड़की को बरामद किया।
पुलिस ने 2 संदिग्ध लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसी पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में भर्ती नाबालिग की जांच रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि गोविंद निवासी जो है वो गोविंदपुर का कोई लड़का है, वो लेके गया है। उसी ट्रेस पे हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना टीम गठित करते हुए हम लोग गोविंदपुर के लिए रवाना हुए उस पता से। तो वहाँ पे फिर हम लोग थिंक पार्क गए। वहाँ पर एक लड़का जो सस्पेक्टेड था जिसके साथ हो सकता है उसको हम लोग पूछताछ के लिए लिए। कुछ देर के बाद हमको पता चला कि वो लड़की जो है गोविंदपुर के लास्ट जो फाटक है खैरबनी फाटक के तरफ है। उसके बाद लड़की को हम लोग बरामद किए। वहाँ पर एक और था तो उसको भी पूछताछ के लिए लाए हैं और लड़की को उचित उपचार के लिए हम लोग सदर अस्पताल भेज दिए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी में कुछ वहशी दरिंदों ने अपनी घिनौनी करतूत से देश और समाज को फिर कलंकित कर दिया। दरिंदों ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। समाज में वहशी दरिंदों की ये कोई पहली करतूत नहीं, आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। समाज में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी होता है, पुलिस सख्त कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कलंक अभी भी हमारे समाज में जिंदा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द होते हैं हाजिर। देवघर के डढ़वा नदी से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अपहरण के 3 दिन बाद युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अपहरणकर्ताओं द्वारा परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए लोग मृतक के साथी बताए जा रहे हैं, जिसने मिलकर अपहरण के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। देवघर के डढ़वा नदी में मिला युवक का शव। अपहरण के बाद हत्या से इलाके में हड़कंप। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। एक युवती समेत 5 लोग चढ़े पुलिस के हत्थे। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। देवघर के जसीडीह थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डढ़वा नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 19 वर्षीय युवक राहुल चौधरी के रूप में हुई, जो रांची बीआईटी मेसरा का छात्र था और नगर थाना इलाके के सलौना टांड का रहने वाला था। 7 अगस्त की सुबह घर से वो किसी काम से निकला था। कुछ देर बाद कुरियर से घड़ी आने की सूचना पर उसने घर में फोन किया और मां से कुरियर रिसीव करने की बात कही। मां से बात होने के बाद उसका मोबाइल लगातार बंद रहा। मोबाइल बंद रहने से परिजन परेशान हो गए और राहुल की खोजबीन करने लगे। तभी अगले दिन अज्ञात नंबर से अपहरणकर्ताओं ने पिता पप्पू चौधरी को फोन किया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने पप्पू चौधरी से गाली-गलौज भी की। कई बार फिरौती की मांग से परेशान पप्पू चौधरी ने नगर थाने में बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया और मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को उपलब्ध कराई। इसके बाद जसीडीह थाना इलाके के सरासनी स्थित डढ़वा नदी से राहुल का शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली। युवक की हत्या कर शव को बालू के नीचे दबा दिया गया था। शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। मैं बोला शाम में हम फोन करेंगे, माल व्यवस्था रखना था। हम बोले कि हम व्यवस्था हो गया है, शाम में दे देंगे। बोला ठीक है। तो शाम में सोमवार को 7:35 पर कॉल किया। बोला क्या रे पैसा जुगाड़ हो गया? तो हम बोले सर जुगाड़ नहीं हुआ, 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया ले लीजिए, राहुल से एक बात करा दीजिए। 2 गो मेरा घर है, एक घर हम बेच करके बाद में 4 दिन में दे देंगे। हाँ, उसके बाद हम घर आ गए तो सुबह बड़ा वो फ़ोन किए कि जरा थाना आइए। तो थाना आने के बाद बोला कि बेटा आपका मार के फेंक दिया।
मृतक के पिता पप्पू चौधरी ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बेटे के ससुर से उनकी अनबन चल रही थी। शादी के बाद उनका बेटा पत्नी को घर नहीं लाना चाहता था और इसी बात को लेकर पप्पू चौधरी और उनके समधी के बीच विवाद चल रहा था। मृतक के पिता ने अपने समधी पर हत्या की आशंका जताई है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, मेरा समधी का जिसका शादी भी हो गया था सर, इसका बेटा ससुर बोल रहा था कि बेटी मेरा नहीं रहेगा, तुम्हारा बेटा भी नहीं रहेगा। हमको शक नहीं है सर, अनुमान लग रहा कि समधी मेरा सनोज माथा ये काम किया होगा सर। पुलिस ने बताया कि मृतक के साथियों द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में एक युवती समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए, इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। एसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि पार्टी करने के नाम पर सभी इकट्ठा हुए, जहां बेरहमी से राहुल के सिर पर हमला किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से इन लोगों ने परिजनों से फिरौती की मांग की। शक के आधार पर जब पुलिस ने मृतक के साथियों को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की, तब उन्हीं की निशानदेही पर डढ़वा नदी से राहुल का शव बरामद किया गया। इनके पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और मोबाइल भी बरामद किया। और छापेमारी के बाद हमने कुल 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया। उन 5 के कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को ये पता चला कि डेड बॉडी की लोकेशन कहाँ, मतलब जो अपहृत है उसको मार दिया गया था और उसकी लोकेशन कहाँ है। तो उस आधार पर जसीडी के किनमन काकी जंगल में एकदम इंटीरियर इलाके में एक रिवलेट नहर के किनारे उसकी बॉडी थी और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो डेड बॉडी है उसको 48 से 72 घंटे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसमें मृत्यु होने का कारण दम घुटना था। हो सकता है उसमें गला घोट के उसमें मारा गया हो। मेन कारण देखिए, इसमें हत्या के एग्जैक्ट कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मे बी यही है कि कुछ पैसा इन लोगों को मिल जाता और पहले से ये लोग उसको जानते थे, तो हो सकता है आपस में भी कुछ डिफरेंसेस हो। तो मेन कारण का खुलासा अगर ये जब पूरे कांड का पटाक्षेप हो जाएगा तब हम लोग इसमें कर पाएंगे। बहरहाल अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां मृतक के पिता अपने समधी पर हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद इसका खुलासा किए जाने की बात कह रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि घटना के कारणों का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।